कि राजा था न धन का कोई घमंड था, कि राजा था न धन का कोई घमंड था, फिर भी विचारों का अनोखा चमत्कार था। जो फकीर होकर भी दुनिया को लुभाता, यूं ही कोई गांधी ना बन जाता, यूं ही कोई गांधी ना बन जाता। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गांधी युग, महात्मा गांधी जी के सभी कालखंडों को एक ही वीडियो में पूरी कहानी की तरह। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं गांधी युग की इस श्रृंखला में उनके जन्म से मृत्यु तक सभी आंदोलनों को, एक आधुनिक भारत के सभी कालखंडों को जानेंगे। बापू एवं राष्ट्रपिता के उपाधि से सम्मानित महात्मा गांधी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पे 1919 ईस्वी से 1948 तक छाए रहे। गांधी जी को इस कालक्रम को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। J.H. होम्स ने गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी जी की गणना विगत युगों के महान व्यक्तियों में की जा सकती है। वे अल्फ्रेड वाशिंगटन तथा लेफ्टे की तरह एक महान राष्ट्र नेता निर्माण थे। उन्होंने विल्बरफोर्स, गैरिसन और लिंकन की भांति भारत को दासता से मुक्त कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे सेंट फ्रांसिसो एवं टॉल्स्टॉय की अहिंसा के उपदेशक और बुद्ध, ईसा तथा जरथुस्ट्र की तरह आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी भारत के कुछ चमकते हुए सितारों में से एक थे, जिन्हें देश की स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय एकता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई समाप्त करने के बाद गांधी जी भारत आए थे। यहाँ से 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए और वहाँ पे अपने 20 वर्षों के प्रवास के दौरान भारतीय सरकार की रंगभेद की नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। यहीं पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। गांधी गोखले भेंट। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए और यहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोखले के परिवार में आकर ही गांधी ने अपने को भारत के सक्रिय राजनीतिक से जोड़ लिया। गांधी जी के भारतीय राजनीतिक में प्रवेश के समय भारत ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 ईस्वी में फंसी थी। गांधी जी ने सरकार को पूर्ण सहयोग दिया, क्योंकि वह मानकर चल रहे थे कि ब्रिटिश सरकार युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को सहयोग के प्रतिफल के रूप में स्वराज दे देगी। गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके फलस्वरूप कुछ लोग उन्हें भर्ती करने वाले सार्जेंट भी कहने लगे। नील की खेती। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की और अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसानों पर जोर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ चलाया गया दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष की कहानी सुनकर चंपारण बिहार के अनेक किसानों, जिनमें राजकुमार शुक्ल प्रमुख थे, गांधी जी को आमंत्रित किया गया। यहाँ नील की खेती में कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय नीलहे बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा नीलहों द्वारा तय दामों पर उसे बेचना पड़ता था। इसी तरह की परिस्थितियों से 1859 से 60 के नील आंदोलन में बंगाल के किसानों ने यूरोपीय बगान मालिकों से मुक्ति पाई थी। गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, J.B. कृपलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई के साथ 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे और किसानों की स्थिति की जांच करने लगे। विवश होकर सरकार को एक जांच समिति नियुक्त करनी पड़ी, जिसके एक सदस्य स्वयं गांधी जी थे। गांधी जी के प्रयत्नों से किसानों को समस्याओं में कमी आई। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिला में कर नहीं आंदोलन चलाया गया। इसी वर्ष गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूर और मिल मालिकों के विवाद में हस्तक्षेप कर मजदूरों की मजदूरी में 35% की वृद्धि कराई। अपनी राजनीति के प्रारंभिक दिनों में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया की प्रशंसा की, पर 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरकार के संदर्भ में गांधी जी की पूरा दृष्टिकोण बदल गया। दोस्तों, हम गांधी चल रहे हैं और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इस वीडियो से आप पूरी तरह से गांधी युग और आधुनिक भारत के अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे वीडियो में बने रहें और आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919-1922 ईस्वी का सूत्रपात भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा, मुस्लिम के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन अपनी अध्यक्षता में किया। उनके कहने पर ही असहयोग एवं स्वदेशी नीति की अपनाया गया। 1918 से 19 के इस मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली एवं अबुल कलाम आजाद के सहयोग से जोर पकड़ता चला गया। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करने, कार्रवाई में बाधा उपस्थित करना था। सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध कार्रवाई करने
विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अंग्रेज सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेजी सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है, अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्था हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेगी। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनानी चाहिए। गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनी बेसेंट ने कहा कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर्स के साथ मिलकर इलाहाबाद में की। इस पार्टी की स्थापना कांग्रेस के खिलाफ की गई। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। स्वराज पार्टी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे: शीघ्र अतिशीघ्र डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त करना, 3 में सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। स्वराजवादियों ने विधानमंडल के चुनाव लड़ने और विधानमंडलों में पहुंचकर सरकार की आलोचना करने की रणनीति बनाई। स्वराजवादियों को विश्वास था कि वे शांतिपूर्ण उपायों से चुनाव में भाग लेकर अपने अधिक से अधिक सदस्यों को कैंसिल में भेजकर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। वाटसाट आंदोलन। वाटसाट आंदोलन क्या था, जानते हैं इसके बारे में। वाटसाट आंदोलन 1923 से 24 ईस्वी का संचालन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में किया गया था। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए डकैती कर के विरोध में इस आंदोलन का संचालन किया गया था। वाइकम सत्याग्रह। वाइकम सत्याग्रह 1924 से 25 ईस्वी एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधव के किलप्पन तथा के.पी. केशव मेनन ने किया। यह आंदोलन त्रावणकोर के एक मंदिर के पास वाली सड़क के उपयोग से संबंधित था। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। अक्टूबर 1924 ईस्वी में सभी क्रांतिकारी दलों द्वारा लखनऊ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सचिंद्रनाथ सन्याल, जगदीश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल आदि शामिल हुए। नए नेताओं में भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण, बोहरा और चंद्रशेखर आजाद आदि प्रमुख थे। काकोड़ी कांड। दोस्तों, काकोड़ी कांड के बारे में जानते हैं। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके मुख्य कार्यकर्ता सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, आसफुल्ला खां तथा रोशन सिंह आदि थे। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोड़ी जाने वाली गाड़ी में लूटपाट की। इस घटना को कालांतर में काकोड़ी कांड के नाम से भी जाना गया। इस कांड के मुख्य अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खां, सचिंद्रनाथ बख्शी और राजेंद्र लहड़ी, चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह आदि थे। इन नेताओं पर 2 वर्ष तक मुकदमा चलाने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और आसफुल्ला खां को फांसी तथा बख्शी को आजीवन कारावास की सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर से साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो जाने से लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु हो गई। मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान साडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बम बेंचों पर फेंककर, इस बम कांड का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। वे तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के उस कथन को दोहराकर कान भरना चाह रहे थे कि पहाड़ों को कोई बात सुनने के लिए अधिक कोलाहल की आवश्यकता पड़ती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चूंकि उस बम घटना के कारण फांसी नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उसे साडस हत्याकांड एवं लाहौर षड्यंत्र से जोड़ दिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा, भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन, जिसने अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव के सत्रागार पर आक्रमण किया था, जो 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ कमी आई, परंतु 1940 ईस्वी के बाद ये गतिविधियां पुनः जोर पकड़ने लगी। गांधी जी ने भगत सिंह के बारे में लिखा कि हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति, साहस तथा भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 18 अगस्त 1929 को संपूर्ण भारत में राजनीतिक पीड़ितों की दिन मनाया। इस चरण में क्रांतिकारी नेताओं का झुकाव कुछ समाजवाद की ओर होता रहा। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। इसी समय क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार लगाया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने
सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन के संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि जहां लोगों की संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। नेहरू समिति का गठन। नेहरू समिति का गठन 28 फरवरी 1928 ईस्वी को किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने भारत के समक्ष एक चुनौती रखी। वे ऐसे संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष रखे जिसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो। कांग्रेस ने बर्कन हेड की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। पंडित मोतीलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। समिति के अन्य सदस्यों में सर अली इमाम, एम.एन. अने, तेज बहादुर, सप्रू, मंगल सिंह, जी.आर. प्रधान, स्वैप कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, एन.एम. जोशी और जी.पी. प्रधान आदि थे। जिन्ना के 14 सूत्र वाले मांग को 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और वे नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। यही कारण था कि उन्होंने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट से सिख समुदाय भी असंतुष्ट था। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 ईस्वी में जिन्ना के 14 सूत्र वाले मांग को प्रस्तुत किया। इसे ही जिन्ना के 14 सूत्र कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह भारतीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। बारदोली के मेड़ता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी ने किसानों के समर्थन में 1922 ईस्वी में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सूरत, गुजरात के बारदोली तालुके में 1920 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में केवल कुंडी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि कपिल राज, काले लोग, जनजातियों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने मामले की जांच की बढ़ोतरी को गलत तरीके से इसे घटाकर 6.03% कर दिया। आंदोलन के सफल होने पर वहीं की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। पूर्ण स्वराज दिवस। 6 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद 1927 में गांधी जी ने एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया। कांग्रेस पर वाम विचारधाराओं के बढ़ते प्रभाव को देखकर उन्होंने दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। उक्त अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अपार जनसमूह के मध्य नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इस अवसर पर नेहरू जी ने कहा, ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के लिए विरुद्ध अपराध है। अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में अपनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। कांग्रेस समिति को उस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला। गांधी जी की 11 सूत्री मांग। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन एवं रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 ईस्वी को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा, जो इस प्रकार था। रुपयों का पुनः मूल्यांकन, विनिमय दर में कमी का सीलिंग 4 पेश हो, भू राजस्व आधा किया जाए, मद निषेध लागू किया जाए, नमक पर जो कर लगा था उसे समाप्त किया जाए, सैनिक व्यय में 50% की कमी हो, अधिक वेतन पाने वाले सरकारी जो अधिकारी की संख्या कम की जाए, विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर लगाया जाए, तटकर विधेयक लगाया जाए, सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाए, गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्राप्त किया जाए। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि 12 मार्च 1930 ईस्वी तक मांगे स्वीकार नहीं की गई तो वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। गांधी जी के उपयुक्त मांग पत्र पर सरकार ने कोई सकारात्मक रूप नहीं अपनाया। इसके फलस्वरूप 14 फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का निश्चय किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन कमीशन की असफलता, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं अधिवेशन में पारित किए गए पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव से स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित घटनाओं का क्रम काफी तेज हो गया। गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन अवश्य हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी वायसराय इरविन से बात करने की, वायसराय ने कांग्रेस की बात पर ध्यान नहीं दिया। उस समय गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस ने रोटी की मांग और उसे मिला पत्थर। उसके बाद यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। गांधी जी ने इस संस्थात्मक ढंग से सरकार के प्रति असहयोग का रवैया अपनाया। कालांतर में से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। दांडी मार्च।
गांधी जी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों, जिनमें बेब मिलर भी एक था, के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। नमक बनाकर गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस लिखा है, महात्मा जी की दांडी मार्च का तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। चारों तरफ फैली इस असहयोग की नीति से अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह झल्ला गई। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन की प्रचंडता का एहसास कर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता करना चाहा, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। चलिए जानते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुए इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की। कांग्रेसी भी इस समझौते से पूरे असंतुष्ट थे, क्योंकि गांधी जी भारत के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी के फंदे से बचा नहीं पाए थे। इस समझौते के शर्तें निम्नलिखित हैं। कांग्रेस व उसके कार्यकर्ताओं की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए। 2 में सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों और अपूर्ण विभागों के मामले को वापस लिया जाए। 3 में अहिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए। 4 में अफीम, शराब एवं विदेशी वस्त्रों की दुकान के शांतिपूर्ण ढंग से धरने की अनुमति दी जाए। 5 में समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने उसे एकत्रित करने की छूट दी जाए। गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 ईस्वी के बीच लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन की 31 अगस्त 1929 ईस्वी की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरांत भारत के नए संविधान की रचना के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। नवंबर 1931 ईस्वी में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत और इंग्लैंड के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की और 3 सम्मेलन आयोजित किए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 ईस्वी से 29 जनवरी 1931 तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 2 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। अब चलते हैं और जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति। गांधी जी के इंग्लैंड प्रवास के समय इस आंदोलन को सरकार ने प्रबलता से दबाना चाहा। बंगाल एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेश में आंदोलन की पूरी तरह दबाया गया। भारत में आते ही गांधी जी ने पुनः आंदोलन की बागडोर संभाली। सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर गांधी एवं सरदार पटेल सहित 1,20,000 लोगों को भारत में जेल में भर दिया। पहली बार यह आंदोलन 3 जनवरी 1932 ईस्वी को आरंभ हुआ। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार पटेल जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कृत्य की आलोचना की। उन्होंने कहा, गांधी जी ने पिछले 13 वर्ष की मेहनत पर कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। फलस्वरूप गांधी जी कुछ दिनों के लिए कांग्रेस से अलग हो गए। सांप्रदायिक निर्णय 4 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। इसी निर्णय के आधार पर नया भारतीय शासक विधान बनाने वाला था, जिस पर उस समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श चल रहा था और बाद में 1935 में पास हुआ। सांप्रदायिक निर्णय 1909 के भारतीय शासन विधान में निहित सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित था। 1906 ईस्वी में जब यह स्पष्ट हो गया कि देश के प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रचलित शासन विधान में शीघ्र संशोधन किया जाए, तब भारत स्थित कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय की सांठगांठ से मुसलमानों को प्रेरित किया गया। वे हिज हाइनेस सर आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय के पास ले गए। ऊना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। यह समझौता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रोगशैया पर हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा न केवल मुस्लिम को बल्कि दलित जाति के हिंदुओं को स्वर्ण हिंदुओं से अलग करने की भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया था। गांधी जी और हरिजन उत्थान। गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। प्रसिद्ध पूना समझौते के बाद गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरह से हरिजनों की सेवा में समर्पित कर दिया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नारेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीर मुसावी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ। इस पार्टी की स्थापना
उद्देश्य से ये मांग थी कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित हो, राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बगैर मुआवजे के किया जाए। जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया। प्रांतीय विधानसभा चुनाव। भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। इसके परिणाम स्वरूप 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। कांग्रेस को संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रदेश, बराड़, उड़ीसा तथा बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई। कांग्रेस ने इस आश्वासन पर कि गवर्नर बिना वजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई तथा सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम में मिला जुला मंत्रिमंडल बना। गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बंगाल एवं पंजाब बना। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा चुनावों के साथ ही विधान परिषदों के लिए भी चुनाव संपन्न कराए गए। 5 प्रांत बम्बई, मद्रास, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के विधान परिषदों के लिए संपन्न चुनाव में कांग्रेस को आंशिक सफलता प्राप्त हुई। इस समय मुस्लिम लीग ने यह प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि मुस्लिमों का हित कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथिगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया तथा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग रखी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की। वायसराय ने औपनिवेशिक स्वराज का रटा रटाया संवाद बोल दिया। कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन एक तरह से व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। उन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में सत्याग्रह शुरू किया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के उस दाव को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथिगो ने की थी। इन प्रस्ताव के द्वारा भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को अधिकांश वे चीजें प्राप्त हो गई जिनकी उसे अपेक्षा भी नहीं थी। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव के इस भाग का, जिसमें यह प्रतिज्ञा की थी कि भावी संविधान उनकी अनुमति से ही बनेगा, का स्वागत किया, जबकि कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार किया। पाकिस्तान की मांग। दोस्तों, ये पाकिस्तान की मांग की वजह से ही पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में बंटवारा होता है। पाकिस्तान की मांग के बारे में जानते हैं, किस तरह पाकिस्तान का बंटवारा के लिए कौन आवाज़ उठाया और किसने पाकिस्तान की मांग के सबसे अहम भूमिका निभाया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 ईस्वी को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अपने निर्णय पर तब तक अटल रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लिया जाता। मुसलमानों के पृथक राज्य के विचार का प्रवर्तक, कवि एवं राजनीतिक चिंतन मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम देश की स्थापना की बात कही थी। मुसलमानों के पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान हो, यह विचार 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अनुस्नातक विद्यार्थी रहमत अली के मस्तिष्क में आया, जिसने एक पर्ची कैम्ब्रिज पम्पलेट जारी किया। उसके सोचा कि पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय देश होना चाहिए, जिसे उसने पाकिस्तान की संज्ञा दी। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव खलीज कुम्मा ने तैयार किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम एक नई पार्टी का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अप्रैल 1939 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 19 फरवरी 1938 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में भारतीय सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परंतु गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तथा अप्रैल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी की घटना किया। उल्लेखनीय है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। 1942 ईस्वी में जापान की फौज को रंगून, वर्तमान यागून पर कब्जा कर लेने से भारत के सीमांत क्षेत्रों पर सीधा खतरा पैदा हो गया था और ब्रिटेन ने युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल में एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स की घोषणा एक मसविदे के साथ भारत भेजा। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत के विभाजन की रूपरेखा का संकेत मिल रहा था। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंतरिम प्रबंध रक्षा से संबंधित योजनाएं प्रांतों के आत्मनिर्भर के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन।
भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ। भारत की आज़ादी से संबंधित इतिहास में दो पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण नजर आते हैं। प्रथम 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम और द्वितीय 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत को जल्द ही आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज शासन के विरुद्ध एक बड़ा नागरिक अवज्ञा आंदोलन तथा क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद गांधी जी ने एक और बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय लिया। इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। C.R. फॉर्मूला चक्रवर्ती राजा गोपालचारी जो मद्रास प्रांत के एक प्रभावी नेता थे, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। ये 10 अप्रैल 1942 को पास किए गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव में भारत विभाजन के प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष रूप से पास कराना चाहते थे। इस विषय पर मतभेद होने पर उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी तथा कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिए। देश की सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के उद्देश्य से 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौते की एक योजना प्रस्तुत की जो इस प्रकार थी। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, वह अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोग की भूमिका अदा करे। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर भारत के उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए। फिर व्यस्त मताधिकार प्रणाली का आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करके भारत के उनके संबंध विच्छेद प्रश्न पर निर्णय किया जाए। मतगणना के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता हो। देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, यातायात, अन्य अनिवार्य विषयों पर आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। उपयुक्त शर्तों तभी मानी जा सकती है जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। कालांतर में इस फॉर्मूले के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। गांधी जी ने C.R. फॉर्मूला के आधार पर जिन्ना से बात की। पहली बार महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम यानी महान नेता कहा, उनके सम्मान को बढ़ाया, लेकिन जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग पर अटल रहकर वार्ता को असफल कर दिया। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने अली जिन्ना को महान नेता कहा, उनके सम्मान को बढ़ाया, लेकिन अली जिन्ना एक ही चीज़ पे डटे रहे, एक ही चीज़ पे अटल रहे कि पाकिस्तान एक अलग देश चाहिए। और आज उसी के वजह से भारत पाकिस्तान अलग हुआ। वेवेल योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ ही समाप्त हुआ। तत्कालीन भारतीय वायसराय वेवेल भारत में व्याप्त प्रतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 ईस्वी में इंग्लैंड गया। वहां उसको ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारत मंत्री एमडी से भारत के बारे में सलाह मशवरा किया। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था जिसमें कुल 22 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इस्माइल खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, तारा सिंह आदि। ब्रिटिश भारत की प्रमुख राष्ट्र पार्टियों में एक मुस्लिम लीग की जीत के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। प्रांतीय चुनाव 1945 से 46 में केंद्रीय तथा प्रांतीय चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए चुनाव में कुल जनसंख्या का केवल 1% भाग ही मताधिकार के योग्य पाया गया, जबकि प्रांतीय चुनाव में कुल जनसंख्या के केवल 10% हिस्सों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार गठित हुई। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तथा असम में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। इन दोनों ही प्रांतों के बारे में मुस्लिम लीग यह दावा कर रही थी कि यह पाकिस्तान के हिस्से में है। चुनाव में मुस्लिम लीग को भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। उसे कुल मुस्लिम वोटों का 86.6% मत प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधान परिषद सभी 30 आरक्षित सीटों पर वह विजयी रही। प्रांतों में 509 मुस्लिम सीटों में 442 मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई। यद्यपि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के अत्यधिक स्थानों पर विजय प्राप्त की, किंतु वह केवल सिंध और बंगाल में ही मंत्रिमंडल बना सके। पंजाब में यद्यपि मुस्लिम लीग सबसे बड़े दल के रूप में उड़ी, परंतु हिंदू, सिख और यूनियनिस्ट दल के हिंदू और मुस्लिम विधेयकों ने एक मिलाजुला मंत्रिमंडल मलिक खिजर हयात खां के नेतृत्व में बनाया। जबकि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाए गए। नौसेना विद्रोह 1945 से 46 ईस्वी में गठित ब्रिटिश सरकार पर काज करने वाले कर्मचारियों द्वारा किया गया। 18 फरवरी 1946 को NS तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष खराब खाना मिलने की शिकायत की। इस पर ब्रिटिश अधिकारियों का जवाब था कि भीख मंगुओं को चुनने की छूट नहीं हो सकती। नौसेना कर्मचारियों ने सरकार की इस विवेचनात्मक नीति के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब जानते हैं कैबिनेट मिशन। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन जलमंद समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन की भारत भेजने की घोषणा की। इस समय एटली ने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्राप्त करती है तथा यह उसका अधिकार है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहे या नहीं रहे। इसी घोषणा के दौरान एक वाद विवाद में अपना विचार व्यक्त करते हुए एटली ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति भली भांति जागरूक हैं
और चाहते हैं कि अल्पसंख्यक बिना भय के रह सके, परंतु हम ये भी नहीं सहन करेंगे कि अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों की उन्नति में आड़े आए। माउंटबेटन योजना। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए। पद ग्रहण करते ही उन्होंने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के तत्कालिक समस्याओं पर व्यापक विचार विमर्श किया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी भी विकल्प से सहमत नहीं हुई। माउंटबेटन ने कांग्रेस से देश के विभाजन रूपी कटु सत्य को स्वीकार करने का विरोध किया। कांग्रेस नेता भी परिस्थिति के दबाव को महसूस कर इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। विभाजन को स्वीकार करने की कांग्रेस की विवशता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वक्तव्य से जाहिर होती है कि यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते। सिखों ने भी इस योजना को अनमने ढंग से स्वीकृति दे दी। माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के बाद देश के विभाजन की तैयारी आरंभ हो गई। बंगाल और पंजाब में जिलों के विभाजन एवं सीमा निर्धारण का कार्य एक कमीशन के हाथ सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता रेड क्लिफ ने की। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा गया। विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने तथा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना एवं प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया। तो दोस्तों, आज हमने जाना गांधी युग के बारे में और गांधी जी द्वारा भारत की आज़ादी में उनके संघर्ष, उनके द्वारा अनेक सत्याग्रह आंदोलन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।